कभी सोचा है कि एक तितली के पंखों की हल्की सी फ्लिटर एक बड़े तूफान का कारण बन सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट, जो कि चाओस थ्योरी का हिस्सा है। और ये हमें दिखाता है कि कैसे छोटे छोटे इंटेंशनल चेंजेस मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकती हैं। और अगर आप आसान शब्दों में बोलें तो यही है डिज़ाइन थिंकिंग, एक ऐसा प्रोसेस जो हमें सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पावर देता है। तो चलिए अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है डिज़ाइन थिंकिंग। तो दोस्तों, डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ चीज़ों को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है जो एम्पैथी, क्रिएटिविटी और रैशनैलिटी को कंबाइन करके यूज़र्स की नीड्स को पूरा करती है। तो कुल मिलाकर डिज़ाइन थिंकिंग प्रॉब्लम को क्रिएटिवली और स्ट्रेटेजिकली सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। पर अब सवाल ये है कि आखिर ये काम होता कैसे है। तो आइए समझते हैं उस 5 स्टेप के फ्रेमवर्क को जिसे हमें फॉलो करना होता है। तो अभी सबसे पहला स्टेप है एम्फेसाइज, जिसमें हमें अपने यूज़र्स को समझना होता है। अब ज़रा सोच कर देखिए, अगर आप एक सिटी पार्क डिज़ाइन कर रहे हैं तो क्या आप उस पार्क को बिना किसी इन्फॉर्मेशन की हेल्प के बना देंगे? सीधी सी बात है, नहीं बना सकते। क्योंकि यहाँ हमें अभी इस बात को समझना होगा कि हर एज ग्रुप के लोगों की नीड्स अलग होती हैं, जैसे कि बच्चे, जवान और बूढ़े। तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है एम्फेसाइज, यानी कि अपने यूज़र्स को समझना। तो अभी एम्फेसाइज के बाद दूसरा स्टेप आता है डिफाइन। अब ये आप भी जानते हैं कि जब आप कहते हैं कि हमारे शहर में समस्याएं हैं, तो ये बात सुनने में काफ़ी जनरल सी लगती है, मतलब कि समझ नहीं आता कि आप आखिर किस समस्या की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप क्लियरली बोलें कि हमारे शहर में बच्चों के खेलने के लिए एक सुरक्षित जगह नहीं है, तो अब ये समस्या बिल्कुल साफ नज़र आती है। यानी कि हमारे शहर में एक पार्क की कमी है, और यही होती है एक फोकस्ड प्रॉब्लम। क्योंकि जब तक हम अपनी प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन नहीं करते, तब तक उसका सॉल्यूशन बनाना मुश्किल होता है। कुल मिलाकर इस स्टेप का मतलब है कि प्रॉब्लम को नैरो डाउन करना। अब डिफाइन के बाद वक्त आता है सॉल्यूशंस ब्रेनस्टॉर्म करने का, यानी कि क्रिएटिव आइडियाज़ सोचने का। लेकिन जब हम डिज़ाइन थिंकिंग सीख रहे हैं तो हमें छोटा नहीं सोचना है, बल्कि हमें कुछ अलग ऐसा सोचना है जो लोगों को सरप्राइज कर दे। जैसे कि एक इंटरेक्टिव आर्ट से रिलेटेड प्लेग्राउंड जहाँ हर कोई आर्टिस्ट बन जाए, या फिर एक ऐसा मिनी स्केट पार्क जहाँ छोटे छोटे मूवमेंट्स और क्रिएटिविटी एक साथ दिखे। मतलब कोई ऐसी जगह जिसे हम महसूस भी कर सकें और खुद को उससे कनेक्ट भी कर सकें। तो एक डिज़ाइनर को कुछ इसी तरह से आइडियाज़ सोचने होते हैं। और ये बात ध्यान से समझना कि अच्छा आइडिया हम तभी सोच पाएंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट या टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में नॉलेज लेंगे, और इसकी हेल्प से हम कनेक्शंस भी बना पाएंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो दोस्तों, अभी तक हम बात कर रहे थे सिर्फ सोचने की, पर अब है बनाने का टाइम। यानी कि थर्ड स्टेप आइडिएट के बाद अब फोर्थ स्टेप आता है प्रोटोटाइप। अब किसी आइडिया या फिर प्रोजेक्ट के प्रोटोटाइप की शुरुआत हम सिंपल कर सकते हैं, जैसे कि पेपर से पार्क का रफ मॉडल बना सकते हैं, और फिर उसके बाद हम उसका 3D मॉकअप भी बना सकते हैं, जो कि हमारे आइडिया को थोड़ा और रियल बनाए। और लास्ट में अगर पॉसिबल हो तो हम अपने पार्क का एक VR विजुअलाइजेशन भी तैयार कर सकते हैं, जिसका ये फ़ायदा होगा कि हम उस एरिया के लोगों को पार्क की वर्चुअल टूर पे इनवाइट भी कर पाएंगे, और ये जान भी पाएंगे कि हमारे किस डिसीज़न को लोग कितना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्योंकि जब आइडिया हमारी आंखों के सामने होता है तभी हम लोग उसे ठीक से समझ पाते हैं। और प्रोटोटाइप एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है इमेजिनेशन को रियलिटी बनाने का। तो प्रोटोटाइप रेडी होने के बाद अब शुरू होता है असली खेल, यानी कि टेस्टिंग। लेकिन अकेले में नहीं, सबको साथ में लेकर। तो अब समय आ गया है इनवाइट करने का उन फैमिलीज़ को, उन बच्चों को, और यहाँ तक कि उन बूढ़े लोगों को जो सच में उस पार्क को यूज़ करेंगे। तो देखो, अब करना ये है कि जो भी लोग हमारे टेस्ट में आएंगे, तो सबसे पहले उनके हर रिएक्शन को बारीकी से समझना है, जैसे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी स्माइल, और साथ में उनकी कन्फ्यूज़न से लेकर उनके चैलेंजेस तक को हमें पूरी तरह से एब्जॉर्व करना है, और ये जानना है कि क्या चीज़ काम कर रही है और क्या चीज़ फील ऑफ लग रही है। और सबसे ज़रूरी है फीडबैक लेना। लेकिन फीडबैक लेते टाइम सिर्फ सरफेस पर मत रुकना, क्योंकि जो सामने होता है, जो दिखता है, हमें उस पर नहीं रुकना है। यानी कि हमें उससे आगे सोचना है, और जो असली फीलिंग है हमें उसको कैप्चर करना है, क्योंकि हर कमेंट एक क्लू होता है और हर रिएक्शन एक सिग्नल। तो इसलिए सभी पॉइंट्स को मिलाकर हमें ह्यूमंस के लिए एक परफेक्ट पार्क बनाना है।
और ये नहीं भूलना कि टेस्टिंग कोई एक एंड नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्च पैड है फ्यूचर को क्रिएट करने के लिए। क्योंकि टेस्टिंग की हेल्प से ही हम इम्प्रूवमेंट्स करते हैं और इम्प्रूवमेंट्स की हेल्प से ही हम अपने प्रोजेक्ट्स को परफेक्ट बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी तक हमने डिज़ाइन थिंकिंग को 5 पॉइंट्स में समझा, जिसमें हम एम्फेसाइज, डिफाइन, आइडिएट और प्रोटोटाइप को समझते हुए टेस्टिंग तक गए। अब आइए इस डिज़ाइन थिंकिंग को डिज्नीलैंड के एग्जाम्पल की हेल्प से थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। तो देखिए, डिज्नीलैंड बनाने का आइडिया वॉल्ट डिज्नी ने तब सोचा जब वो पार्क में बैठकर वहाँ बच्चों को राइड करते हुए देख रहे थे। तो अब इस पूरे सीन में उन्होंने काफ़ी बारीकी से इस बात को ऑब्जर्व किया कि इस पार्क में बच्चों के लिए तो काफ़ी कुछ है, लेकिन पेरेंट्स के लिए बस बेंच पर बैठने के अलावा और कुछ भी नहीं है। और यहीं से उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां बच्चे और बड़े दोनों साथ में मिलकर मज़े कर सकें। उन्होंने ये भी सोचा कि वो एक ऐसी जगह होगी जहां इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में रिलेशंस या फिर कनेक्शंस बन पाएँ, जिसकी वजह से हम उस पार्क के हर कॉर्नर में कुछ ना कुछ स्टोरी ऐड कर पाएंगे। तो देखिए, वॉल्ट डिज्नी ने अपनी इस सोच को रियल बनाने के लिए लोगों से बातें की, उनके एक्सपीरियंसेस को समझा और फिर सभी प्रॉब्लम्स को क्लियरली डिफाइन किया कि एक ऐसे पार्क की कमी है जहां फैमिलीज साथ में बिना बोर हुए इंजॉय कर सकें। और अगर हम इसको दूसरे नज़रिए से भी देखें तो ये उनके सामने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी। तो दोस्तों, अभी वॉल्ट ने ये सब डिसाइड करने के बाद उन्होंने क्रिएटिव आइडियाज़ सोचने के लिए एक वेल क्रिएटिव इमेजिनियर्स की टीम बैठाई, जिसके साथ मिलकर उन्होंने कुछ अट्रैक्टिव आइडियाज़ सोचे, जैसे कि उनके पार्क में एक स्लीपिंग ब्यूटी कैसल बनेगा जिसमें लोग फेरी टेल वर्ल्ड में एंट्री ले सकें और एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड का एक्सपीरियंस भी कर सकें। अब इसी के साथ में ये भी डिसाइड हुआ कि वेस्ट के एडवेंचर को दिखाने के लिए वो एक फ्रंटियर लैंड बनाएंगे और साथ में एक टुमारो लैंड भी होगा जहाँ लोग फ्यूचर की एक झलक ले सकें। तो जब ये सब प्लान हो गया कि पार्क में किधर क्या बनेगा, कैसा बनेगा और किस तरह से बनेगा, तो फिर इसके बाद समय आया एक प्रोटोटाइप बनाने का। तो देखिए, अब डिज्नीलैंड का फर्स्ट प्रोटोटाइप कनाडा में एक मिनिएचर मॉडल के फॉर्म में बनवाया गया, जिसमें कि उन्होंने लोगों के लिए हर एक अट्रैक्शन के छोटे वर्जन को तैयार किया, जिससे कि वो एक्चुअल पार्क को सही तरह से तैयार करने के लिए विजिटर्स का फीडबैक ले सकें। और वास्तव में इनके इस स्टेप से काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुई, क्योंकि रियल वर्जन में इन्होंने काफ़ी कुछ राइट्स को मॉडिफाई किया और साथ में कुछ स्टोरीज को भी ऐड किया और चेंज भी किया। तो जब हांगकांग में डिज्नीलैंड खुला तो ओपनिंग डे पर काफ़ी कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जैसे कि कुछ राइड्स ख़राब हो गई और साथ में फाउंटेन्स वगैरह भी सही से नहीं चले। लेकिन वॉल्ट ने हर फीडबैक को सीरियसली लिया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कहाँ पर लोग ज़्यादा रुक रहे हैं और कहाँ पर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन का मतलब ये है कि कुछ एलिमेंट्स पार्क में ऐसे भी थे जिनका विजिटर्स के साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, यानी कि वो उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। और इसी को समझ कर वॉल्ट ने अपने पार्क को कंटिन्यूअसली अपडेट करवाया और कुल मिलाकर इसी टेस्टिंग और फीडबैक के प्रोसेस ने आज डिज्नीलैंड को वर्ल्ड का मोस्ट आइकॉनिक थीम पार्क बना दिया, जो सिर्फ लोगों के लिए एक घूमने की जगह होने के साथ में एक ऐसा एक्सपीरियंस भी है जिसे कोई भी कभी नहीं भूल सकता। तो अभी इतना कुछ समझने के बाद हम ये अच्छे से समझ गए हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग सिर्फ डिज़ाइनर्स के लिए नहीं है, ये उन सब के लिए है जो भी लोग अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह के चैलेंजेस को फेस करते हैं। अब चाहे वो टीचर्स हों जो आज की टेक्नोलॉजी के सामने खुद को लो फील करते हैं, या फिर स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हैं, और यहाँ तक कि वो एंटरप्रेन्योर्स ही क्यों ना हो जो स्टार्टअप्स बिल्ड करते हैं, क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग कुल मिलाकर फेलियर को एक प्रोसेस का पार्ट मानकर उन्हें कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करने के बारे में है। अब इन सब बातों को समझने के बाद चलिए बात करते हैं डिज़ाइन स्टूडेंट्स की, यानी कि आपकी, जो फ्यूचर के इनोवेटर्स हैं। तो दोस्तों, आपके लिए डिज़ाइन थिंकिंग एक प्रोसेस के साथ में एक ऐसी सुपर पावर है जो आपकी क्रिएटिव जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, क्योंकि ये आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है, जिससे आप बॉक्स के बाहर सोचकर कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ जनरेट कर पाते हैं। लेकिन ये बात समझना कि सिर्फ नए आइडियाज़ बनाना ही काफ़ी नहीं होता है, उन्हें रियल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन में बदलना भी ज़रूरी होता है। और यहीं पर आता है एम्पैथी का रोल, क्योंकि इसी की वजह से हम अपने यूज़र्स के पर्सपेक्टिव को समझकर हम ऐसे मीनिंगफुल डिज़ाइंस क्रिएट कर पाते हैं जो उनकी रियल नीड्स को एड्रेस करें। अब चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो या फिर कोई सिस्टम ही क्यों ना हो।
और साथ में ये नहीं भूलना है कि इस जर्नी में आप अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि डिज़ाइन थिंकिंग आपको टीम वर्क और कोलैबोरेशन सिखाता है, जहाँ ब्रेनस्टॉर्मिंग और इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपके कोर टूल्स होते हैं। तो आज की प्रोफेशनल दुनिया में कंपनीज ऐसी प्रॉब्लम सॉल्वर्स की तलाश में हैं जो क्रिएटिविटी के साथ में लॉजिक का बैलेंस भी रखते हों, और डिज़ाइन थिंकिंग आपको यही एज देता है जो आपको दूसरों से अलग सोचने वाला एक इंसान बनाए। और सबसे खास बात यह है कि ये माइंडसेट आपको फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखने की आदत डालता है, क्योंकि प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग के जरिए आप अपने आइडियाज़ को कॉन्स्टेंटली रिफाइन करते हैं और हर सेटबैक को एक स्टेप फॉरवर्ड बनाते हैं। अब ये हम सभी जानते हैं कि दुनिया काफ़ी तेज़ी से बदल रही है, तो इस समय हमें इनोवेटिव माइंड्स की ज़रूरत है जो लीड कर सकें, और ये काम है आपका। तो आपको छोटा शुरू करना है, ऑब्जर्व करना है, एम्फसाइज करना है और प्रॉब्लम्स को रीडिफाइन करना है, क्योंकि अगला बड़ा चेंज आपकी क्रिएटिविटी के छोटे से फ्लैटर से शुरू हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अपनी डिज़ाइन थिंकिंग जर्नी शुरू करनी है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और टेलीग्राम को भी ज़रूर ज्वाइन करें। और अगर आप यूसीड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा आपके लिए ही बना है, और ये चैनल भी।